क्वेश्चन नंबर आपका 16 इस तरीके से है कि जिंक आयन, जिंक साल्ट आर कलरलेस वाइल्ड क्यूप्रिक साल्ट आर ब्लू। जिंक जब आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है तो उस कंपाउंड का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है, यानी उसका कोई कलर नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक आयन का कन्फिग्रेशन देखोगे तो आर्गन 3D10 4s0, क्योंकि यहाँ पे जो पांचों जो आपका 3D सबसेल है, ये थ्री डी सबसेल कंप्लीटली क्या है? फील्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। जब आपका डी सबसेल कंप्लीटली फिल्ड होगा, आपका यहाँ पे कोई भी डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, जिसके कारण से ए क्या होगा? कलरलेस होगा। वहीं पे अगर क्यूप्रिक कॉपर जब आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अपना कोई कंपाउंड बनाएगा, तो इसका जो कन्फिग्रेशन होगा D9 4s0, 3D9 4s0। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डी 3D सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ये आपका 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, है ना? तो यहाँ पे चूंकि कैसा है? हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड होने की वजह से यहाँ पे डीटी ट्रांजिशन क्या है? पॉसिबल है। इसी कारण से क्या होगा? कलरलेस होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वेरिएशन इन दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकेंड इन दी फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज इन रूलर एक्सप्लेन। अगर आप देखोगे, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज कहलाती है। जो 3D सीरीज है, इसमें आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, चाहे वह फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो चाहे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, इनमें इनरेगुलरिटी क्यों होती है? इसके पीछे रीजन है कि इन 3D सीरीज इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज होता है वह इंक्रीज करता है ऑन एटॉमिक नंबर, इंक्रीजेज इन एटॉमिक नंबर। आप 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज करता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या करता है? इंक्रीज कर रहा है। क्या होगा कि उसका प्रभाव क्या होगा? एज ए रिजल्ट ए राइज इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपेक्टेड, बट the stability of D0, D5 and D10 configuration is more than other. So rise in ionization energy not continuous in the but in the कहने का मतलब है कि 3D सीरीज में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से साइज क्या होती है? घट जाती है। और जब साइज घटती है लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए थी? आयोनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए थी। ऐसा हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी घटनी चाहिए थी, ऐसा हम लोग ये गेस लगा के बैठे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता है, इसलिए क्योंकि जब आपका D0 D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं मोर स्टेबल होते हैं। इन्हीं कारण से एक D0 D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन आपके मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से जिस भी आपका जब आपका कोई जब आपका D5 कॉन्फ़िगरेशन आने लगेगा, तब यहाँ पे क्या होगा? आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। जब D10 कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इसी कारण से क्या होता है? इनरेगुलरिटी इसी कारण से आता है, क्योंकि D0 D5 D10 जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना? अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन व्हाई द मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म द क्वांटेशन कंपाउंड एंड एग्जिस्ट वेरिएबल वैलेंसी। ये तो क्वेश्चन हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं?
और वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करते हैं, इसका आंसर तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत बढ़िया सा सवाल है आपका कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन पीएच ऑन द कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सोल्यूशन होता है, इस इस पोटेशियम डाइक्रोमेट के सोल्यूशन पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सोल्यूशन होता है, इसका जो कलर होता है, इसके कलर पे, पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन के कलर पे पीएच का क्या प्रभाव होता है। तो पीएच जब आपका कम होगा, जब पीएच क्या होगा आपका लेस होगा, तब इसका जो कलर होगा वह कैसा होगा आपका, ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। लेकिन जब पीएच आपका, हाँ, पीएच जब आपका कम होगा तो इसका रंग कैसा होगा, ऑरेंज कलर का होगा। और जब पीएच आपका ज्यादा होगा तब क्या होगा आपका, इसका कलर जो होगा वह येलो कलर का होगा। क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या होता है आपका, एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि जो K2Cr2 7 होता है, ये जो डाइक्रोमेट आयन होता है, वह क्रोमेट आयन में आपका चेंज हो जाता है। और जब आपका बेसिक मीडियम में क्या होता है, यह जो क्रोमेट आयन है वह डाइक्रोमेट में चेंज हो जाता है। तो जो पी यहाँ पे आपका एसिडिक मीडियम में, यहाँ पे बेसिक मीडियम, यानी एसिडिक मीडियम मतलब पीएच आपका कम होगा, है ना। यानी जब पीएच आपका कम होगा तब यह जो क्रोमेट आयन होगा वह किस में चेंज हो जाएगा, डाइक्रोमेटाइन किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमेटाइन में। यानी जो कलर होगा वह, इसका कलर होता है ऑरेंज कलर, और इसका कलर कैसा होता है आपका, येलो कलर का होता है ना। तो जब पीएच आपका कम होगा, तो आपका पीएच कम होने की वजह से, जब पीएच कम होगा यानी एसिडिक जब मीडियम होगा, तो आपका ये जो सोल्यूशन होगा ऑरेंज कलर का होगा। और जब आपका पीएच ज्यादा होगा तो येलो कलर का होगा। सर यहाँ पे ओ एच, ये ओ एच है, ये एच है। यानी एसिडिक मीडियम में जो आपका क्रोमेट आयन होता है वह चेंज हो जाता है डाइक्रोमेट आयन में, जिसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। यानी जब एसिडिक मीडियम होगा तो आपका डाइक्रोमेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और जब आपका बेसिक मीडियम होगा तब आपका क्रोमेट आयन के रूप में एग्जिस्ट करेगा, जिसके कारण से कलर कैसा आएगा, येलो कलर का आएगा। अगला है क्वेश्चन आपका, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl, ये जो होता है क्यूप्रस क्लोराइड वह इनसॉल्युबल होता है कहाँ पे, इन वाटर। ये वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। कौन, क्यूप्रस क्लोराइड। जबकि क्यूप्रिक जो क्लोराइड होता है वह सॉल्युबल होता है कहाँ पे, वाटर में। ऐसा क्यों, क्योंकि क्यूप्रस क्लोराइड में देखोगे तो क्यूप्रस क्लोराइड में जो कॉपर आयन जो कॉपर है वह +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। अब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, Ag3D10। यानी जब आपका किसी आयन के, जब कोई आयन होगा आपका, और आयन का जब आपका D10 कॉन्फ़िगरेशन आता है तो हम लोग उसे बोलते हैं स्यूडो स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो स्पीसीज आपके स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रखते हैं, वह क्या होते हैं आपके, हाई पोलराइजिंग पावर। जिन भी स्पीसीज का कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो इलेक्ट्रॉन, जो भी स्पीसीज आपके स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, उनका क्या होता है, पोलराइजिंग जो पावर होता है वह हाई होता है। पोलराइजिंग पावर क्या होता है आपका, हाई होता है। और जब पोलराइजिंग पावर हाई होगा तो फजान रूल के हिसाब से किस तरीके का कंपाउंड, इनके जो कंपाउंड होंगे उनमें क्या, कौन सा करेक्टर ज्यादा होगा आपका, कोवेलेंट करेक्टर। जब भी किसी कैटायन का कन्फिग्रेशन आपका स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, तो उस कैटायन का पोलराइजेशन पावर क्या होगा, हाई होगा। पोलराइजेशन पावर हाई होने की वजह से
कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा पाया जाएगा। तो ये जो क्यूप्रस क्लोराइड है, इस क्यूप्रस क्लोराइड में किस तरीके का कैरेक्टर ज्यादा पाया जाएगा? यहाँ पे जो क्यूप्रस आयन और क्लोराइड आयन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर। क्योंकि यहाँ पे एक आयन जो है स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखता है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये आपका वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। जबकि क्यूप्रिक क्लोराइड में देखोगे तो यहाँ पे जो कॉपर आयन है, क्यूप्रिक आयन की फॉर्मूला कन्फिग्रेशन D9 होगा, ये स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है। इस कारण से ये जो क्यूप्रिक क्लोराइड है, इसमें आपका जो कैरेक्टर होगा वह आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और आयनिक कैरेक्टर वाले जो कंपाउंड होते हैं वह वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। अगला है आपका, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एयर जिंक सरफेस ऑफ जिंक बिकम डल वाई। जिंक को अगर हम लोग मॉइस्चर एयर के मॉइस्चर एयर में अगर खुला छोड़ दें हम जिंक को, तो जिंक का जो सरफेस होता है, उसका सरफेस जो होता है वो डल हो जाता है। डल का मतलब उसका जो चमक चमक होता है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम जिंक को मॉइस्चर एयर में छोड़ देते हैं, तो जिंक जो होता है वह आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है हमारा, और मॉइस्चर तो प्रेजेंट है ही है। तो ये क्या करेगा, आपका जो जिंक होता है वो मॉइस्चर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और मॉइस्चर वेपर के साथ में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है, दैट इज जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रोक्साइड, है ना। यानी अपने सरफेस पे जिंक क्या किया करेगा, अपने सरफेस पे एक रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लेगा, जमा कर लेगा, डिपॉजिट हो जाएगा एक खराब मटेरियल, एक रॉ मटेरियल दैट इज जिंक कार्बोनेट। इसी कारण से इसका जो सरफेस होगा वो आपका चमक उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इस रॉ मटेरियल के जमा हो जाने की वजह से, जिंक कार्बोनेट। अगला है आपका एक्वस सोल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड। mercury chloride and stainless chloride cannot coexist while mercury chloride और आपका स्टेनस क्लोराइड दोनों कंपाउंड का जो एक्वस सोल्यूशन जो होगा वह एक साथ एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो स्टेनस क्लोराइड है वह इसको क्या कर देगा, इस इस मर्क्यूरी क्लोराइड को आपका रिड्यूस कर देगा। इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगा और बनेगा आपका स्टेनिक क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड, है ना। यानी जो स्टेनस क्लोराइड है वह क्या करेगा, स्टेनस क्लोराइड रिड्यूस द मर्क्यूरी क्लोराइड इनटू मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसके कारण से क्या होगा, स्टेनस क्लोराइड नहीं रह जाएगा, वह क्या चेंज वह क्या बन जाएगा, स्टेनिक क्लोराइड बन जाएगा, और मर्क्यूरी क्लोराइड न रह करके मर्क्यूरस क्लोराइड बना लेगा। यानी जो आपका इनिशियल सबस्टांस था वह चेंज हो जाएगा। ठीक है, से दोनों एक साथ, दोनों का हम लोग एक साथ एक्वा सोल्यूशन नहीं बना सकते। एक वाटर लो, वाटर में मर्क्यूरी क्लोराइड डिजोल्व कर दो और स्टेनस क्लोराइड डिजोल्व कर दोगे, तो दोनों का एक्वा सोल्यूशन एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, सोल्यूशन ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड का मतलब HgCl। ये जो मर्क्यूरस क्लोराइड का सोल्यूशन होता है, टर्न ब्लैक व्हेन अमोनिया इज एडेड इन इट बाई। जब इस मर्क्यूरस क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में, वैसे हालांकि ये तो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, तो छोड़ो इसको। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हम लोग क्या करते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड के सोल्यूशन में क्या ऐड करते हैं, अमोनिया गैस, है ना, वो भी एक्वस, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया। एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया कहने का मतलब है कि वाटर है, वाटर में आप डिजोल्व कर दो, क्या पास आउट कर दो अमोनिया, तो अमोनिया जैसे ही के संपर्क में आएगा, यह आपका डिजोल्व हो जाएगा और बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कहने का मतलब है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया को वाटर में आपने डिजोल्व किया है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को जब आप ट्रीट करवाते हो मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ में तो क्या होगा? तो एक ब्लैक कलर का सबस्टांस बनता है। वो ब्लैक कलर का सबस्टांस इसलिए बनता है क्योंकि वहां पे क्या बनता है, इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, मरकरी अलग हो जाएगा, H2O आपका बनेगा और आपका अमोनियम क्लोराइड बनेगा। यानी मर्क्यूरस क्लोराइड के सॉल्यूशन में जब हम अमोनिया गैस को पास आउट करते हैं तो हमारा यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, दैट इज एमिनो क्लोरो मर मर मरकरी सेकेंड कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। इसी कारण से हमारा जो होता है, ये जो सोल्यूशन होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। आपका फिर है, हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड डज नॉट फॉर्म एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड ऑन हीटिंग वाइल। क्यों? क्यों ऐसा नहीं होता है कि जो आपका फेरिक क्लोराइड होता है, ये जो जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा तो यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल होंगे। ये हाई है आपका क्या, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर आपका ऐड है इस क्रिस्टल, इस साल्ट के साथ में। तो ये हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड, इसको जब आप हीट करते हो तो आपका यहाँ पे वाटर बाहर क्यों नहीं निकलता, क्यों? इसलिए क्योंकि ये खुद, ये पूरा कंपाउंड क्या होता है आपका, डिकम्पोज हो जाता है इनटू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और HCl और वाटर। इसको टूटना कैसे चाहिए था, इसको डिकम्पोज होना चाहिए था ऐसे, FeCl3 + 6H2। यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाना चाहिए था। जो आपका यहाँ पे वाटर है, इस वाटर को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये ऐसा वाटर है, ऐसा वाटर मॉलिक्यूल है जो कि इसके क्रिस्टल का हिस्सा है, इसको अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक आपका डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड, और यहाँ पे आपका HCl अलग हो जाएगा, वाटर अलग। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परिंग टेम्परिंग ऑफ स्टील? टेम्परिंग ऑफ स्टील क्या होता है, जब आप स्टील को हीट करते हो, हीट करने के बाद में कूल करते हो। जैसे मान लो आपका स्टील है ना, स्टील किस से मिलकर बना होता है, आयरन और कार्बन से। और इसमें कुछ मात्रा में इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग निकल भी ऐड कर देते हैं। तो इस स्टील को जब हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने पे किस में चले जाएगा, लिक्विड स्टेट में। और जब हम वापस से ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो वापस से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो कूलिंग जो है हमारा, कूलिंग जो प्रोसेस है, इस कूलिंग प्रोसेस को हम कितने टेम्परेचर पे करवा रहे हैं, यानी इस स्टील को हीट करके कितने टेम्परेचर पे हम कूल कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा सॉलिड स्टील बनने वाला है उसका कलर कैसा होगा, है ना। तो स्टील इज हीटेड एंड कूल्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर इट डन टू गेट स्टील ऑफ द डिफरेंट कलर एंड हार्डनेस। तो जितने आप अलग अलग टेम्परेचर पे कूल करोगे तो अलग अलग आपका कलर का स्टील बनेगा और उसका अलग अलग हार्डनेस होगा। अच्छा, फिर अगला है आपका, कह रहा है कि इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टू एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4 को एसिडिफाइड करने के लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं लेते सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे? क्योंकि नाइट्रिक एसिड खुद क्या होता है आपका एक, नाइट्रिक एसिड इसलिए नहीं लेते क्योंकि नाइट्रिक एसिड आपका क्या होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। हाईली ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने की वजह से ये आपका इस पोटेशियम पर मैग्नेट को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। तो इसको क्या मुझे क्या बनाना था, इस पोटेशियम पर मैग्नेट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा इसी ने क्या कर दिया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो चूंकि नाइट्रिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर का होने की वजह से यहाँ पे इस पोटेशियम परमैंगनेट को एसिडिफाइड करने के लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड नहीं लेते। फिर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर, आपका आएगा 28। क्वेश्चन नंबर 28,
कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड इज वेरी टिपिकल बाई लेंथेनाइड। लेंथेनाइड क्या होते हैं, तो आपका अगर आप देखोगे सीरियम से लेकर के लेंथेनम के आगे, लेंथेनम के आगे आपका सीरियम से लेकर के सीरियम से लेकर के कहाँ तक, लॉरेंसियम, लुटेनियम, सीरियम से लेकर के आपका लुटेनियम तक एटॉमिक नंबर 58। लेंथेनम का कितना होता है, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57। तो 50 एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के एटॉमिक नंबर आपका कितना, 72, 72 है ना। 14 एलिमेंट होते हैं, 58 में आप 14 एलिमेंट 14 जोड़ दो, कितना आएगा, 2 5 6 7, हाँ। एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 72 तक के जो एलिमेंट हैं, इनको हम लोग पीरियोडिक टेबल में, मेन पीरियोडिक टेबल के बाहर हम लोग रखते हैं इन एलिमेंट को, और इन पूरे एलिमेंट को कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड बोलते हैं। क्योंकि ये सारे जो एलिमेंट हैं यह लेंथेनम को फॉलो करते हैं, या लेंथेनम जैसा बिहेवियर शो करते हैं। इनके जो कंपाउंड होते हैं वह लेंथेनम्स के कंपाउंड से मैच करते हैं, यानी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है लेंथेनम एलिमेंट की, उसी को फॉलो करते हैं कौन, आपके इस सीरीज में जितने भी एलिमेंट है वो सारे। इसीलिए इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड का मतलब होता है लेंथेनॉइड। देखो लॉइड्स का मतलब होता है आपका लाइक, लाइक, ठीक है। किसके जैसा बिहेव करते हैं, लेंथेनम जैसा बिहेव करते हैं सारे एलिमेंट, ये इस सीरीज में जितने भी एलिमेंट है, इसीलिए इसे बोलते हैं लेंथेनॉइड। तो लेंथेनॉइड को अलग अलग करना मुश्किल क्यों है, क्योंकि लेंथेनम को, लेंथेनॉइड को अलग अलग करना इसलिए मुश्किल है, सेपरेट करना इसलिए मुश्किल है, क्योंकि जो लेंथेनॉइड होते हैं, जितने भी लेंथेनॉइड आपके आयन होते हैं, वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, और इनमें जो साइज का डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो ड्यू टू सिमिलर साइज ऑफ लेंथेनॉइड एंड द सेम चार्ज, lanthanide show similar property, similar physical property and chemical property। lanthanide की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है, क्योंकि इसकी जो साइज होती है lanthanide की वो सेम होती है, और जो चार्ज होता है वो भी क्या होता है, लगभग सेम। लगभग क्या, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सारे lanthanide आपके ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसीलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी अगर सेम हो जाएगा, फिर हम अलग कैसे कर पाएंगे, है ना। फिजिकली भी वो अलग सिमिलर दिख रहे हैं, और केमिकली भी वो सिमिलर दिख रहे हैं, इसलिए दिक्कत होता है इनको सेपरेट करने में। अच्छा, फिर अगला है आपका लेंथेनम हाइड्रोक्साइड। लेंथेनम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये मोर बेसिक होता है किसी कंपेयर में, ल्यूटेनियम हाइड्रोक्साइड के कंपेयर में। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखो लेंथेनम, देखोगे लेंथेनम, फिर आपका सीरियम, फिर सीरियम के आगे आप चले जाओगे, लास्ट में आपका आएगा, इस सीरीज में आपका लास्ट में आएगा ल्यूटेनियम। तो आप यहाँ पे देखते जानते हो कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होती है आपकी, घटती है। तो साइज घटने की वजह से, तो चूंकि चार्ज तो इस पे +3 चार्ज है, इस पे भी +3 चार्ज है, तो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड में देखोगे, यहाँ पे जो लेंथेनम और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड, ये चूंकि ये लेंथेनम क्या है आपका साइज, इस लेंथेनम आयन की साइज आपकी क्या है, बड़ी है किसी कंपेयर में ल्यूटेनियम के। हम जानते हैं जो पोलराइजेशन पावर होता है वह क्या होता है आपका, पोलराइजेशन पावर, वह पोलराइजेशन पावर आपका क्या होता है, पोलराइजेशन पावर किसके प्रोपोर्शनली होता है, पोलराइजेशन पावर चार्ज के प्रोपोर्शनली होता है, और साइज के रेसिप्रोकल होता है, साइज के। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा, पोलराइजेशन पावर उतना ज्यादा होगा। तो क्योंकि चार्ज तो दोनों का सेम है, तो यानी चार्ज के बेसिस पे तो हम नहीं बता सकते कि लेंथेनम ज्यादा पोलराइजेशन पावर रखेगा कि ल्यूटेनियम आपका ज्यादा पोलराइजेशन पावर रखेगा, है ना। अब साइज की बात आती है, साइज, हाँ साइज जिसकी आपकी बड़ी होगी,
जिस आयन की साइज आपकी बड़ी होगी उसका पोलराइजेशन पावर क्या होगा, कम होगा। तो साइज किसकी बड़ी है, लेंथेनम की, तो इसका मतलब वो लेंथेनम का पोलराइजेशन पावर क्या है, कम है। पोलराइजेशन पावर कम है तो इस अजान रूल के हिसाब से अगर पोलराइजेशन पावर कम है तो जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड में आपका आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा तो जैसे वाटर में डिजोल्व करोगे बॉन्ड आपका इजिली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आयनिक आयनिक करेक्टर वाले जो बॉन्ड होते हैं या कंपाउंड होते हैं वह वाटर में ऐड करने पे, डिजोल्व करने पे बस सेपरेट हो जाते हैं, है ना। और जितना जल्दी सेपरेट आपका हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकलेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बेसिक नेचर का होगा। इसीलिए ये जो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड होता है ये आपका ज्यादा बेसिक कैरेक्टर का होता है, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनम और हाइड्रोक्साइड के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा वह इजिली आपका सेपरेट हो सकता है लेंथेनम आयन से, और जितना जल्दी आपका सेपरेट होगा हाइड्रोक्साइड वह उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर का होगा। आपका फिर है क्वेश्चन नंबर 30। बिटवीन सक्सेसिव एलिमेंट एक्टिनोइड कंट्रैक्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड देन लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। देखो जब आप लेंथेनॉइड में जाओगे, लेंथेनॉइड सीरीज में जब आप जाओगे तो यहाँ पे साइज में क्या होती है, घटता है साइज। साइज घटने की वजह से है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। और जब एक्टिनॉइड सीरीज में आप जाओगे, लॉरेंसियम है ना, यहाँ पे एक्टिनियम थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, यहाँ पे भी आपका साइज का होता है, आपका इस सीरीज में भी साइज आपका घटता है। लेकिन यहाँ पे जो सीरीज में घटोत्तरी होती है उसका कारण होता है एक्टेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, और यहाँ पे आपका साइज घटोत्तरी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल। तो चूंकि 5f ऑर्बिटल की साइज क्या है, ज्यादा है, साइज बड़ी है, साइज बड़ी होने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम होगा वह क्या होगा आपका, वेरी लेस होगा। तो अगर आप 5f ऑर्बिटल और 4 ऑर्बिटल कंपेयर करोगे तो 5f ऑर्बिटल का जो सीलिंग इफेक्ट होता है वह 4f ऑर्बिटल के कंपेयर में क्या होता है, कम होता है। सीलिंग इफेक्ट की बात करोगे तो सीलिंग इफेक्ट किसका आपका सीलिंग इफेक्ट किसका आपका ज्यादा होगा, 4f ऑर्बिटल का। तो अब जितना ज्यादा आपका सीलिंग इफेक्ट जितना पुअर होगा उतना आपका क्या होगा, कंट्रैक्शन उतना ज्यादा तेजी से होगा। और सीलिंग इफेक्ट आपका जितना कम होगा, जितना पुअर होगा उतना कंट्रैक्शन क्या होगा, तेजी से होगा। इसीलिए कहा जाता है कि लेंथेनॉइड में आपका 4f के द्वारा सीलिंग इफेक्ट लगाया जाता है, तो लेंथेनॉइड में जो कंट्रैक्शन होगा वह थोड़ा क्या होगा आपका, लेंथेनॉइड में जो कंट्रैक्शन होगा वह आपका कम तेजी से गिरेगा, जो यानी जो कंट्रैक्शन होगा वह तेजी से नहीं होगा, और इसमें कंट्रैक्शन क्या होगा, तेजी से होगा। सक्सेसिव एलिमेंट के बीच में जो कंट्रैक्शन होगा साइज को लेकर के वह तेजी से होगा, फास्ट होगा, यानी ज्यादा अंतर आ जाएगा साइज में। और आप एक्टिनोइड सीरीज में जाओगे तो जैसे आप एक्टिन पैरास थोरियम परासियोडियम जैसे थोरियम से पैरासोडियम में जाओगे तो साइज में क्या होगी, जो घटोत्तरी आएगी वह ज्यादा आएगा। और इसमें अगर आप जाओगे सीरियम प्रोमिथियम
प्रोसोडियम इसका नाम है।